अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन नाम से ही यकीनन आपको समझ आ रही होगी कि साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन आपको पता है ढांचे को कहते हैं। तो ये सेल के अंदर का ऐसा स्केलेटन है जो सेल को सपोर्ट करने का काम करता है। और जो साइटोस्केलेटन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि ये स्टैग्नेंट रहता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये चेंज होता रहता है, ग्रो करता है, एक्टिव रहता है, स्टैग्नेंट नहीं। और ये इंटरलिंकिंग प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन से बना हुआ है और ये सारी प्रोटीन जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं और इन प्रोटीन के फिलामेंट्स बनते हैं और वो फिलामेंट्स मिलकर एक ख़ास पैटर्न में मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब ये है कहाँ? ये तकरीबन ये सारे सेल्स में, यानी आप देखें तो यूकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोट्स के सेल्स में भी आपको साइटोस्केलेटन मिलेगा। प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में भी, सब में, सारे सेल्स में साइटोस्केलेटन आपको मिल जाएगा। स्पेशली हमारा जो कंसर्न है तो वो ज़्यादा यूकैरियोट्स की तरफ रहेगा। तो यूकैरियोट्स में अगर आप देखें तो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो एरिया है यहाँ तक एक्सटेंड करता है। यानी न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो जगह है सारी, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये आपको नज़र आएगा। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसा बना हुआ होता है। तो तीन तरह का बेसिकली आपको साइटोस्केलेटन नज़र आएगा। तीन बेसिक कंपोनेंट्स इनके हो सकते हैं। यानी एक कंपोनेंट जो है उसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और दूसरी तरह के जो फिलामेंट्स हैं जो साइटोस्केलेटन को बनाते हैं वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाते हैं। और तीसरी तरह के जो हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और इनका जो नाम है वो इनके डायमीटर की वजह से है। माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर एक एक्सट्रीम पर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर दूसरी एक्सट्रीम पर है। और उनके दरमियान जो दरमियानी डायमीटर वाले जो फिलामेंट्स हैं उनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। अच्छा, इन सब की सारे जो फिलामेंट्स हैं इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, रैपिड ग्रोथ शो करते हैं। रैपिड ग्रोथ शो करते हैं क्योंकि ये सेल की ज़रूरत है कि जब सेल साइज़ में इंक्रीज़ करेगा तो साथ साथ इनका जो स्केलेटन है उसको भी साथ ही ग्रो करना चाहिए। एक तो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये रैपिडली ग्रो करता है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी ये है कि ये डिसअसेंबल भी हो सकता है। डिसअसेंबल होने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? जब कभी सेल को ज़रूरत होगी कि उसका साइटोस्केलेटन ना हो या काम ना करे तो उस वक्त वो डिसअसेंबल हो जाएगा। और कब ये सेल चाहेगा? हर वक्त सेल को अपनी शेप को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है जब उसने स्टेबल रहना हो। लेकिन जब सेल को ज़रूरत होती है कि वो मूव करे, जैसे अमीबॉयड मूवमेंट करते हैं या कहीं से स्क्वीज़ करना होता है, तो उसको डी शेप होने की ज़रूरत होती है। तो डी शेप होने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो रेजिस्ट करेगा, साइटोस्केलेटन उसकी शेप को मेंटेन करता है। तो जब कभी सेल जो है वो डी शेप होना चाहेगा तो उस वक्त वो ये ज़रूर चाहेगा कि उसका साइटोस्केलेटन डिसअसेंबल हो जाए। और जब भी सेल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये साइटोस्केलेटन डिसअसेंबल भी हो जाता है। ओके, तो इसके जो काम हैं, बहुत सारे इसके काम हैं। स्पेशली जो सबसे इसका बड़ा काम है वो है सेल की शेप को मेंटेन करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल की शेप को मेंटेन करना। और उसकी वजह यह है कि सेल
हर सेल का एक काम है, स्पेसिफिक काम, और हर सेल अपना स्पेसिफिक काम जो है वो सिर्फ अपनी शेप की वजह से कर पाता है। जैसे आप देखें कि जो सेल जो है वो स्टोरेज वाला सेल होगा तो वो उसको मोटा ताज़ा गोल मटोल सा होना चाहिए ताकि वो स्टोरेज कर पाए। जो सेल लंबा धागे जैसा होगा तो वो सेल यकीनन कंडक्शन का काम कर रहा होगा, जैसे न्यूरॉन है। और अगर कोई सेल स्पिंडल शेप का है, दरमियान से मोटा साइडों से पतला है, तो वो यकीनन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कर रहा होगा। शक्ल से हमें अंदाज़ा होता है कि वो किसी सेल का काम कैसा है। यानी हर सेल अपना काम अपनी शक्ल की वजह से कर रहा होता है, और उसकी जो शक्ल है वो कौन मेंटेन कर रहा है, वो साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है। अब एक तो शेप को मेंटेन करना सेल के अंदर का काम है कि सेल की एक ख़ास शक्ल मेंटेन रहे, लेकिन सेल का एक एसोसिएशन है टिश्यूज़ के साथ। अब क्या होता है कि सेल सिर्फ सेल ही नहीं बल्कि एक टिश्यू को बनाने के लिए जो सारे सेल्स हैं इन सब को आपस में एसोसिएट होकर एक टिश्यू की शेप देना होती है। और ये सारे सेल जो हैं इनको ना सिर्फ अपनी शेप को मेंटेन करना है बल्कि ये वाला जो एसोसिएशन है और ये वाला जो एसोसिएशन है इसको भी मेंटेन रखना है ताकि ये सारी ओवरऑल एक टिश्यू की जो शेप है वो भी मेंटेन रहे। इसलिए एक और जो प्रॉपर्टी है साइटोस्केलेटन की कि वो साइटोस्केलेटन एक्स्ट्रा सेलुलर जो कनेक्शंस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो कनेक्शंस हैं उनको भी मेंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यू के साथ भी एसोसिएटेड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्टेड होने से क्या फ़ायदा होता है कि सिर्फ सेल की नहीं बल्कि पूरी की पूरी टिश्यू की भी शेप जो है वो मेंटेन हो जाती है। और उससे फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ सेल की शेप मेंटेन रहती है बल्कि एक टिश्यू की शेप जो है वो भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा अभी मैं आपको ये बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल को माइग्रेट करना पड़ता है। सेल को अगर माइग्रेट करना है तो माइग्रेट करने के लिए सेल की शेप जो है वो वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी कि काम करने के लिए चाहिए, उसको डी शेप होना पड़ेगा। तो सेल को डी फॉर्म होना है, डी शेप होना है। तो डी फॉर्म करने के लिए भी ज़ाहिर है जिसने शेप को मेंटेन किया हुआ है अगर शेप उसकी हम बिगाड़ना चाहते हैं तब भी हमें वही काम आएगा जो साइटोस्केलेटन उसकी शेप मेंटेन कर रहा होता है। तो सेल को डी फॉर्म करने के लिए, क्योंकि करना क्या है, सेल की माइग्रेशन करनी है, जब सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना तो भी ये स्केलेटन काम करेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है सेल सिग्नलिंग, यानी सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो पैगाम भेजे जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, उन सब में भी यही साइटोस्केलेटन ही इन्वॉल्व होता है। ओके, और तीसरी बात ये कि एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस, बड़ा जनरल प्रोसेस हम पढ़ा करते हैं। एक सेल है, इसने यहाँ से बाहर से कोई चीज़ एनगल्फ करनी है, जैसे हम एंडोसाइटोसिस पढ़ा करते हैं अमीबा वगैरह में। तो अगर इसने इसको एनगल्फ करना है तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसकी जो न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको इसके गिर्द एक कप शेप का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि इसको घेर ले। अब इसको, इसका मतलब है यहाँ से घेरने के लिए उसको डी शेप होना पड़ेगा। तो अगर किसी सेल ने एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि उसका साइटोस्केलेटन उसको हेल्प करे। ओके, उसके बाद चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब सेल डिवीजन में हम देखा करते हैं कि सेल जब डिवाइड होता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है वो ये है कि इन क्रोमोसोम्स को डिवीजन के दौरान हर सूरत जब सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो तो इस जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमोसोम्स को आधा इधर और आधा इस तरफ लेकर जाना ज़रूरी है ताकि डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल वही रहे जो
पेरेंटल सेल में था, इसको एक एक कॉपी जो है वो, क्योंकि ये दोनों क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम के एक दूसरे की कॉपी। अच्छा, इसके बाद जब डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं, तो उसके बाद एक मरहला आता है साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो, उसमें क्या होता है कि सेल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होकर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी ऐसी आपको उसकी कंस्ट्रिक्शन जो है ना वो नज़र आती है आपको। क्रोमोसोम जो है दोनों हिस्सों में डिवाइड हो गए बराबर हिस्सों में, फिर सेल कंस्ट्रिक्ट करता है यहाँ से, और ये कंस्ट्रिक्शन प्रोसीड करती करती सेल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और ये साइटोकाइनेसिस भी साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। अब उसके बाद एक और जो प्रोसेस है वो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। उनमें फूड मटेरियल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, उनमें उसमें कई प्रोटीन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, और ऑर्गेनेलिस भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, या प्लांट सेल में अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट है। इन सब को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, और ये सारी जो ट्रांसपोर्ट है ये सब भी साइटोस्केलेटन की वजह से ही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो वेसिकल्स हैं, जैसे कुछ वेसिकल्स बड ऑफ होते हैं जिसमें प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं, या फूड वैक्यूल वगैरह होते हैं, इनको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना जो है वो भी साइटोस्केलेटन का काम है। कुछ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस हैं, जैसे सीलिया है, जैसे फ्लैजेला हैं। इन सब को बनाने में भी साइटोस्केलेटन ही काम कर रहा होता है, और इनकी वजह से फिर ज़ाहिर है जो सेल है वो मूवमेंट कर सकता है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। हायर एनिमल्स में मूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मसल। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हायर एनिमल्स मूव करते हैं, और मसल्स में हम हमेशा पढ़ा करते हैं कि वैसे बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन दो बहुत जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये दो तरह की जो प्रोटीन्स हैं ये मिलकर मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती हैं। और जो तो शुरू में हमने बात की थी कि साइटोस्केलेटन जो है उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो उनमें से सबसे पहला हम देखते हैं पहले माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन के पॉलीमर से बना हुआ होता है। ऐसी एक चेन आपको नज़र आएगी, तो इस तरह का फिलामेंट जो है वो एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ माइक्रोफिलामेंट कहलाता है। और इसमें जो प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन शामिल होती है, ये इस पूरी चेन को बनाती है। अब इसका जो काम है बहुत इम्पोर्टेंट इसका काम है। अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखें ना, तो स्केलेटल मसल जो होते हैं उनको हम जनरली इनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं कि अगर आप मसल को देखें माइक्रोस्कोप में तो आपको ऐसा नज़र आता है कि ये इसमें स्ट्रिएशन बनी हुई, यानी एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर ये एक फिर डार्क बैंड आ गया, इसी तरह फिर एक दरमियान में एक लाइट बैंड, एक डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, ऐसी स्ट्रिएशंस नज़र आती हैं जब हम माइक्रोस्कोप में मसल को देखते हैं। तो इसलिए हम इनको स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ये जो हमें स्ट्रिएशंस नज़र आती हैं ये एक्चुअली हैं क्या? अब देखें ना, अगर हम मसल को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें दो तरह के फिलामेंट्स आपको नज़र आएंगे। एक तरह के बड़े बड़े फिलामेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स। थिक फिलामेंट्स हैं,
इस तरह इसमें इंटरलॉकिंग जो है वो थिन फिलामेंट्स है। इन दोनों की, ये जो थिक फिलामेंट हैं ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और ये जो थिन फिलामेंट है इनमें जो मेजर प्रोटीन है वो एक्टिन प्रोटीन है, जिसकी हम बात करें। एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन के दरमियान एक नेचुरल डिटेक्टिव फोर्स होती है, जिसको कैच करके हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान जो नेचुरल डिटेक्टिव फोर्स है, इसको कैच करके हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो अब आपको इससे ज़रूर अंदाज़ा होगा कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और उसमें एक्टिन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो मिलकर दोनों कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसके अलावा माइक्रो फिलामेंट्स का पहला काम तो हो गया ना, मसल की कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है सेल मूवमेंट। शुरू में हमने बात की थी कि बाज़ औक़ात सेल को जो माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसमें भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं उसमें हेल्प करते हैं सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। इसके अलावा तीसरा काम जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था वो था इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये काम भी माइक्रोफिलामेंट करता है। अच्छा, उसके बाद एक तो जनरल इसका काम है ही सेल की शेप को मेंटेन करना, ये भी माइक्रोफिलामेंट का काम है। और इसके अलावा साइटोकाइनेसिस की हमने बात की है, साइटोकाइनेसिस भी माइक्रोफिलामेंट का काम है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसको साइक्लोसिस भी कहते हैं, साइक्लोसिस। अब सेल में जब कोई न्यूट्रिएंट, कोई फूड मटेरियल या कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड की जाती है वो किसी एक जगह पर होती है। जैसे सेल एंडोसाइटोसिस अगर करता है तो सेल के अंदर जो चीज़ दाखिल होगी वो किसी एक जगह पर होगी, लेकिन इसकी ज़रूरत सिर्फ इस जगह पर नहीं है बल्कि पूरे सेल को है। तो सेल जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोप्लाज्म को स्ट्रीमिंग मूवमेंट करवाता है। साइटोप्लाज्म हर वक्त मूव करता रहता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। और इस तरह जो भी न्यूट्रिएंट या जो भी चीज़ होती है, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो पूरे सेल में हर जगह इक्वली अवेलेबल होता है। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को भी माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं इनको जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया इनके डायमीटर की वजह से। इनका जो डायमीटर है वो दोनों के दरमियान में। अच्छा, उसमें हमने माइक्रोफिलामेंट्स में बात की थी कि उनका जो डायमीटर है वो एक एक्सट्रीम पर है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो डायमीटर है वो तकरीबन 9 से 10 नैनोमीटर होता है। तो इंटरमीडिएट, इसलिए हम इसको फिलामेंट कहते हैं। ओके, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है इसको बनाने वाली वो केराटिन प्रोटीन है, जो हमारे बालों में भी होती है और हमारे नाखूनों में भी है। और इसका एक और जो इसका भी इम्पॉर्टेंट काम है वो इन माइक्रोफिलामेंट्स के साथ सेल की शेप को मेंटेन करना है। और इसी तरह एपिथेलियल सेल्स में भी केराटिन होती है,
जो इंटरनल लाइनिंग के सेल्स हैं ना, कहीं भी किसी भी लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं, जिसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जिनको एपिथेलियल सेल्स जो हैं तो इंटरनल लाइनिंग के जो सेल्स हैं जैसे एपिथेलियल सेल्स हैं, तो इनके अंदर भी ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या काम करते हैं कि इनका काम ये है कि अगर सेल को कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, यानी बाहर से सेल को दबाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ज़िम्मे, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस से भी उनको बचाते हैं। तो इसी तरह अगर ये सेल को मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाएंगे, तो इसी तरह इनका काम जो है वो किसी ऑर्गन की शेप को मेंटेन करना अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो भी इनका ही काम है। ये स्ट्रेस जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती है कि बाहर से कोई प्रेस जैसे किया जाए, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ जाए या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाए, या कोई केमिकल स्ट्रेस की वजह से अगर सेल या कोई ऑर्गन डी शेप हो रहा होता है, तो उसको बचाने के लिए भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को कैराटीन प्रोटीन की मदद से स्ट्रेंथन किया जाता है, और इस तरह जब कभी सेल डेथ होने लगती है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं जो प्लांट सेल डेथ होती है, तो उसका जो ऑनसेट होता है उसको ज़ाहिर है बिल्कुल सही टाइम पर होना चाहिए। उसको बिफोर टाइम अगर उसका ऑनसेट हो जाता है तो वो भी नुकसानदेह होता है, तो इसलिए उसको रेजिस्ट करने के लिए भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स काम कर रहे होते हैं। और इसकी जो प्रोबेबल रीज़न है वो ये है कि उसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, यही उस स्ट्रेस को ओवरकम करके तो उसको सेल डेथ से बचा लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ, जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनका जो डायमीटर है वो तकरीबन 23 नैनोमीटर के करीब है एवरेज जो, और ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो, ये आपको हॉलो नज़र आएगा अंदर से खाली। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे ना, ऐसे आपको अगर ये एक इस तरह का सिलेंडर नज़र आएगा जो बना हुआ ऐसी प्रोटीन से बना हुआ, बहुत सारी प्रोटीन जो है ना वो मिलकर इसको बनाती हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये प्रोटीन जो है वो ऐसे एक दायरे में अरेंज होती है, और ऐसे समझ लें कई दायरे मिलकर पूरा एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है माइक्रोट्यूब्यूल में वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन इसका जो है वो मेजर कंपोनेंट है, और इनका जो बिहेवियर है, सबसे शुरू में हमने बात की थी कि साइटोस्केलेटन जो है ना वो बड़ा डायनामिक है, यानी ये स्टैग्नेंट नहीं रहता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायनामिक बिहेवियर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही। ओके, और इनमें अगर आप देखें तो हम सेल में एक ऑर्गेनेली पढ़ा करते हैं, सेंट्रोसोम, जो सेल के न्यूक्लियस के एक साइड पर होती है। सेंट्रोसोम के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। शायद आपको याद हो कि यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है, जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, और 2 सेंट्रियोल जो हैं एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर पड़े हुए होते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल्स का जो काम होता है ना वो सेंट्रोसोम के अंदर ये बंद होते हैं, और सेल जब डिवाइड होने लगता है तो डिवीजन की प्रिपरेशन के दौरान सेंट्रोसोम को डुप्लीकेट किया जाता है, तो एक सेंट्रोसोम जो है वो इधर और दूसरा अपोजिट इसके पोल पर आ जाता है, और फिर ये मिलकर क्या करते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स को बराबर बराबर तकसीम किया जाता है। तो सेंट्रियोल्स जो है ना वो इसी से बनाए गए होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका फंक्शन है। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो है वो है, शुरू में जो हमने बात की थी सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला, अगर आप देखें जैसे पैरामीशियम की जो मूवमेंट है वो सीलिया की मदद से होती है, तो सीलिया बॉडी के बाहर है, हज़ारों की तादाद में एक पैरामीशियम के बाहर सीलिया होते हैं,
इसी तरह अगर आप यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना के पास जो है वो एक फ्लैजेलम है। मैस्टिगोफोरा के जो मेंबर्स हैं वो फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं। सीलिएटा के मेंबर्स हैं वो सीलिया की मदद से मूव करते हैं। अगर आप इनका जो काम है वो क्या है, सीलियम जो है वो बीट करता है, ऐसे पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। फ्लैजेलम भी ऐसे करता है कि वेव लाइक मूवमेंट पैदा होती है जो पानी को पीछे की तरफ धकेलती है। रिजल्टिंगली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। अगर आप किसी सीलियम का क्रॉस सेक्शन देखें ना तो आपको ऐसा, अगर यानी आपने इस सीलियम को ऐसा बड़ा करके हमें नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से काट लें तो हमें ऐसा ये गोल नज़र आएगा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इसको क्रॉस सेक्शन अगर आप सीलियम का देखें ना तो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 9, ये 9 है। 9 डबल पैराफिरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 9 डबल। और इनके दरमियान में 2 जो हैं वो सेंट्रल जो ट्यूब्यूल्स होते हैं। अच्छा, ये जो सारे ट्यूब्यूल्स हैं ये मिलकर सीलिया की मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरे। 9+2 अरेंजमेंट, क्योंकि 9 जो है वो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं और सेंटर में 2 जो हैं वो सेंट्रल फिब्रिल्स हैं। अब आप इसको देखें ना तो बिल्कुल, ये तो हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, तो इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ये वाले, तो लंबाई में हमें यूँ नजर आएंगे। क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये यहाँ है। अब ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना ये भी एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं आर्म्स के जरिए से। तो हर किसी के 2 आर्म्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो आर्म्स होते हैं ना, ये आर्म्स एक खास प्रोटीन से बने होते हैं जिसको कहते हैं डायरीन प्रोटीन। तो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की आपस की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से सीलियम जो है वो बेंड करता है और पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। ऐसा ही इंटरनल स्ट्रक्चर आपको सीलियम में नजर आएगा। और अगर आप फ्लैजेलम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो भी आपको ऐसा ही एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ओके, इसके अलावा इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प कर रहे होते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा जो काइनेसिस हैं उसमें भी ये हेल्प करते हैं। और जो इंटरनल मूवमेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो मूवमेंट है उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो ये है कि सेल वॉल जो है प्लांट्स में जब सेल डिवाइड होता है तो उस वक्त जो एक साइड है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती, यानी सेल जब डिवाइड होता है ना तो इन 3 साइड्स को सेल वॉल, दोनों सेल्स को सेल वॉल मिल गई, इसको भी मिल गई, तीनों साइडों को। ये वाली जो साइड है इस सेल को भी सेल वॉल नहीं मिलती और इस साइड को भी नहीं मिलती। ये जो सेल वॉल बनाई जाती है इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करते हैं।